हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हानी वॉइस पर। मैं एक नौकर था। मैंने पैसों के खातिर अपना घर बार छोड़ दिया था। जहाँ मैं काम करता था वहाँ आए रोज़ नई और जवान लड़कियों को देखता था तो मेरे जज्बात बहुत ही बदलने लगे थे। लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश कैसे पूरी करता। एक रात मैं काफ़ी नशे में था जब मालकिन ने मुझे कमरे में बुलाया। मालकिन बहुत ही खूबसूरत नाइटी पहन रखी थी। उस रात मैं अपने जज्बात पे काबू ना रख सका और मालकिन के साथ आज रात में जब मालकिन के घर आया काफ़ी खौफ ज़्यादा था। घबराहट मेरे चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। मैंने उनके घर में कदम रखा ही था तभी मुझे मालकिन अपने कमरे में बुलाने लगी और खौफ के मारे मेरा हलक सूख चुका था। मैं खौफ ज़्यादा था। उनके कमरे में गया तो वो सामने सोफ़े पर बैठी हुई थी। वो मुझे गुस्से से घूर रही थी लेकिन मैं अपनी नज़र झुका कर रह गया था। अब वो अपनी जगह से उठी। मैंने एक शर्मिंदा निगाह उन पर डाली थी और हकलाती ज़बान में कहने लगा कि जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है। मैं नशे में था। मैंने जानबूझकर आपके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। क्या आप भी जानती थी मैं आपकी कितनी इज़्ज़त करता हूँ। आप मेरे लिए किसी अहमियत के आमिल थी। बस नशे में मुझे कुछ होश नहीं रहा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ये काम आपके साथ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं उस बात पर पछता रहा था कि मुझे कल रात को यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहिए था। मुझे उस कोठी में काम करते हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी। शहर के काफ़ी लोग इस पार्टी में मौजूद थे। यहाँ के मुलाजिम मुझे कहने लगे कि आज रात तुम भी यहाँ पर रुक जाओ, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया। उनसे कहने लगा क्यों, आज की पार्टी में ऐसा क्या होने वाला है। वो मुझे कहने लगे कि आज की पार्टी में शराब और शबाब का इंतज़ाम है। हम ठहरे नौकर, हम किसी लड़की को हाथ नहीं लगा सकते मगर हम उन्हें देखकर अपनी आंखें तो सेक सकते हैं और इसके साथ साथ शराब भी जितनी चाहो पीने को मिल जाएगी और खाने को भी बहुत ही चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा लजीज खाना होगा। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में भी लालच पैदा हो गया था। मैंने उन्हें मुलाजिमों की ज़ुबानी सुना था कि ये मीरा ख़वातीन बिल्कुल फ़िल्मी अदाकारियों जैसा लिबास पहनती है। ऐसा लिबास तो मेरी मालकिन भी पहनती थी मगर मैं डर की वजह से उन्हें नहीं देखता था। लड़कियों को भी वहाँ पर देख देख कर मेरे जज्बात बिगड़ते रहते थे और मैं सोच रहा था कि अगर मैं अपनी आंखों के सामने लड़कियों को इस लिबास में देखूँगा तो मुझे कैसा लगेगा। यही सोचकर मैंने माँ को भी कह दिया कि मैं आज रात घर नहीं आऊँगा और शायद यही मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला था। मैं यहाँ रुक कर खुश तो बहुत था लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ था। अगर उन औरतों को ऐसा लिबास में देखकर मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं उस रात किसी और लड़की की बजाय अपनी ही मालकिन के साथ वही काम कर जाऊँगा। मेरे दिल को बार बार मलाल हो रहा था क्योंकि जो भी था वो गलत काम कर चुका था। पार्टी शुरू हो गई थी और मैं भी बाकी नौकरों के साथ मिलकर ड्रिंक उठाकर मेहमानों को पेश कर रहा था और जब यहाँ पर लड़कियाँ आना शुरू हुई तो उन्हें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ठीक ही बात कह रहे थे। वो बहुत ही हसीन थी। उन्हें देखकर छूने का दिल कर रहा था। उन्हें ऐसा लिबास पहन रखा था जिन्हें देख करके जज्बात बिल्कुल बेकाबू होने लगे थे। मैं फिर उन्हें लड़कियों के पास बार बार जाता रहा और कि उन्हें करीब से देख सकूं। मेकअप से भरे हुए चेहरे और फिर लिबास में वो बहुत ही हसीन लग रही थी और मेरे होश उड़ाने की हद तक हसीन लग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि किसी एक लड़की को मैं अपनी बाहों में दबोच लूँ लेकिन एक नौकर होने की हैसियत से मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी। हमारे नौकरों की हालत बहुत ही गैर हो चुकी थी और फिर जब मेहमानों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो जाते जाते उन्होंने गुनाह का खेल करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये सब पहली बार ही देख रहा था मगर मालकिन इन कामों से दूर ही थी। जब मैं ये सिलसिला शुरू हुआ तो वो अपने कमरे में चली गई थी। मालूम नहीं कमरे में वो अकेली थी या कोई और भी था। उनके जाने के बाद फिर तमाम नौकरों के कहने पर मैंने भी शराब पी ली थी मगर अभी भी मैं अपने होश हवास में था। जब मालकिन वहाँ पर आ गई और उन्होंने मुझे कहा कि फ़ौरन से मेरे कमरे में आकर मेरी टांगें दबाओ,
तुम जानते हो कि जब तक रोज़ाना मैं तुमसे अपनी टांगें ना दबवाऊँ तो मुझे सुकून से नींद नहीं आती। और फिर मैं लड़खड़ाते कदमों से जब मालकिन के साथ उनके कमरे में जाने लगा तो वो गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहने लगी, क्या क्या तुमने पी रखी है? तब मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि थोड़ी बहुत पी है, मगर मैं अपने होश हवास में कायम हूँ। कमरे में जाने के बाद ही मालकिन ने अपना लिबास बदल कर नाइटी पहन ली, और जिसे वो रोज़ाना पहना करती थी, और वो रोज़ाना ही मैं उन्हें देखकर नज़रें चुरा लिया करता था। मगर आज मैं चौंक कर नशे में था। मेरे लिए अपने दिल पर और नज़रों पर काबू रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी मैंने नशे के आलम में ही वो सब कर दिया जो किसी भी सूरत नहीं करना चाहिए था। मालकिन ने पहले गुस्सा किया, मगर मेरे आगे उनके एक न चली, और फिर मैं सुबह होते ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। मुझे डरता देख कर कि मालकिन ने न जाने मेरे साथ अब क्या सलूक करेगी। रास्ता फिर मैं भी बार बार मलाल हो रहा था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं 2 दिनों तक मैं वहाँ पर नहीं गया था, और आज 2 दिन के बाद मैं उनके रूबरू था, और फिर मैं उनका मालकिन फ़ैसला सुनने का मुंतज़िर था। इतना तो मुझे पता चल गया था कि अब वो मुझे नौकरी पर बिल्कुल भी नहीं रखेगी, मगर इस बात पर शुक्रिया अदा किया था कि उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया था। मैं इस वक्त उनके मुंह से अपनी सज़ा सुनने का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर तक वो मुझे देखती रही, फिर कहने लगी कि मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ करूँगी। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया था कि कैसी शर्त। वो कहने लगी कि मेरा कुछ सामान है जो तुमने हिफाजत से उसी जगह पर पहुँचाना है, मगर ध्यान रहे कि ना तो तुमने इस सामान को खोल कर देखना है और ना ही मुझसे किसी किस्म का कोई भी सवाल पूछना है। उनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। अक्सर घर में मैंने तरह तरह के लोग आते जाते देखे थे, जिनके हाथ में बड़े बड़े लिफाफे होते थे, और कभी वो लिफाफा मालकिन के पास रख कर जाते हैं तो फिर कभी उठा कर ले जाते थे। मगर अब कभी कभी नौकर भी मालकिन के कहने पर सामान उठा कर घर से बाहर जाते, और जब कभी उनके इस बारे में पूछता तो वो साफ टाल देती और कहते कि हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये मालकिन का सामान है, उनकी ही मंजिल तक पहुंचाना है। मुझे भी ज़्यादा खोज करने की आदत नहीं थी। तभी मैंने इस बात पर शुक्रिया अदा किया कि मालकिन की सिर्फ शर्त ही है, जो सही मेरी बात मानने पर रज़ामंद हो गई थी, और उन्होंने मेरी इतनी बड़ी गलती माफ़ कर दी, और मुझे उन्होंने नौकरी से भी नहीं निकाला था, इसलिए भी यही बहुत ही बड़ी बात थी। मगर हैरत ये थी कि वो कायम थी तो ये काम तो वो किसी से भी करवा सकती थी, और फिर मैं ही क्यों, और वो भी इतनी राजदारी के आखिर क्या वजह थी। मगर मैंने इन बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और अगले ही दिन जब मैं छुट्टी करके घर आया तो आधी रात को मेरे नंबर पर मालकिन की कॉल आने लगी। वो मुझे कहने लगी कि तुम अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ, एक ज़रूरी सामान है, वो तुमने एक जगह पर लेकर जाना है। मालकिन की बात सुनकर मेरी आंखें पूरी की पूरी खुली की खुली रह गई थी। मैंने उन्हें कहने लगा कि कैसी बातें कर रही है आप, सामान भी पहुँचाना ज़रूरी है तो नहीं है, और जब मैं वहाँ से आया था आप तब ही मुझे ये बात कह सकती थी। अब मैं सुबह ये सामान पहुँचा दूँगा। मेरा ये कहना था कि उनके गुस्से भरी और आवाज़ सुनाई दी, और कहने लगी कि मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, मैंने तुमसे कहा है कि अभी के अभी यहाँ पर आओ और ये सामान जाकर साइम को दे दो। साइम को मैं अक्सर ही घर में देखता था, वो हर दूसरे तीसरे दिन घर में आता था और घंटों मालकिन के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठा रहता था। तब तमाम नौकर एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखकर इशारे करते लगते थे और कहते थे कि जब से मालकिन के पति की मौत हुई है, जब से मालकिन को खुली छूट मिल गई है, वो घर में हर किसी को भी घुसा लेती है। अब कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, बल्कि सुना है कि उनके पति के ज़िंदगी में तो ये ऐशरत या आराम और इतना पैसा नहीं था। ये सारा पैसा उनके पास पति की मौत के बाद से ही आया है, और महज 10 साल में वो इतनी दौलतमंद हो गई है।
और एकदम से ही इतनी अमीर कैसे हो गई है, जबकि उनका तो इससे पहले कोई कारोबार भी और कोई नौकरी भी नहीं थी। उन लोगों की बातें सुनकर मैं भी चौंक उठा और सोचने लगा कि अगर ये बात है तो मालकिन के पास इतना पैसा फिर कहाँ से आया। मैंने तो समझा था कि ये तमाम पैसे उनके पति के थे, मगर नौकरों का कहना था कि वो एक स्कूल में क्लर्क थे और क्लर्क की इतनी तनख्वाह नहीं होती कि उसके मरने के बाद उसे की बीवी ऐश और अशरत से ज़िंदगी गुजार सके। फिर मुझे अपने कमरे से उठकर बाहर जाना ही पड़ा था। तभी माँ को मैंने कह दिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे वापस आते हुए थोड़ी देर हो जाएगी। ये सुनकर माँ भी परेशान हो गई। आधी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? माँ को मैंने कह दिया कि मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। माँ फिर परेशान थी, बहुत ही परेशान थी। मुझसे कहने लगी कि तुम कभी कभी बहुत ही अजीब हरकतें करते हो। फिर जब मैं घर आया तो मालकिन कहने लगी, ये लिफाफा ले जाओ और इस पार्क में चले जाओ, वहाँ पर साइम की गाड़ी खड़ी होगी, तुम चुपचाप वहाँ पर ये लिफाफा उनकी गाड़ी की डिग्गी में रख देना। तुम्हें किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें मैंने कहा है वैसा ही करना। मालकिन की बात सुनकर मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया था, मगर साइम के घर पे मैं ये सामान क्यों ना पहुँचाऊँ, क्योंकि वो रास्ता इस कदर सुनसान था और मैं वहाँ इस वक्त जाने से घबरा रहा था। वो कहने लगी कि जितना तुम्हें कहा है उतना करो। फिर जब मैं वहाँ पर पार्क के पास आया तो वहाँ पर एक काले कलर की गाड़ी खड़ी थी। मैंने फिर इधर उधर देखने के बगैर खामोशी से वो लिफाफा गाड़ी की डिग्गी में रख दिया था और उसी वक्त गाड़ी वहाँ से फरार हो गई थी और भागी चली गई थी। अभी भी मैं अपनी बाइक स्टार्ट करने ही वाला था जब भी वहाँ पर पुलिस वाले आ गए। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। मुझसे कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम हो कौन? पुलिस वालों को अपने सामने देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। मैंने ये कहकर टाल दिया कि मैं उस वक्त अस्पताल से वापस आ रहा हूँ, मेरा एक अजीज़ अस्पताल में दाखिल है। उन्होंने पता नहीं मेरी बात पर यकीन किया या नहीं, मगर उन्होंने मेरी तलाशी ली और मेरे पास से कोई भी गैर मामूली चीज़ बरामद नहीं हुई थी। तभी उन्होंने मुझे जाने दिया और कहने लगे कि ये इलाका ख़तरनाक है, यहाँ पर रात के वक्त अकेले नहीं आना चाहिए। जब घर आया तो मेरा खौफ से बुरा हाल हो रहा था। न जाने क्यों मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। अगले दिन जब मैं मालकिन के घर गया तो उन्होंने मेरे हाथ पर 5,000 का नोट रख दिए और मुझे कहने लगी कि तुम्हारा काम मुझे बहुत ही पसंद आया है, अब जब भी कभी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इस काम के लिए तुम्हें ही कहूँगी। तभी मैंने जब पुलिस की बात मालकिन को बताई तो वो कहने लगी कि फ़िक्र मत करो, तुमसे मैं ऐसा वैसा कोई काम भी नहीं कराऊँगी कि जिसे मैं तुम पुलिस वालों की नज़रों में आ सको या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा ख्याल रखूँगी। अगर कोई ऐसी बात हो भी गई तो मैं तुम्हें बचा लूँगी। उनकी ऐसी अजीब व गरीब बातें सुनकर मैं तो परेशान हो रहा था, मगर मैं इन्हें इनकार करके गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। अगर वो मुझे नौकरी से निकाल देती तो मैं कहाँ जाता। मैंने तो शुक्र किया था कि मुझे इतनी अच्छी और आराम वाली नौकरी मिली थी, वरना इससे पहले तो मैं एक मसाज सेंटर में काम करता था। सारा दिन मैं लोगों की मसाज करता रहता था, मगर फिर भी मुझे इतने पैसे हासिल नहीं होते थे कि मैं अपनी और भी माँ की ज़रूरत को पूरी कर सकता था। वो तमाम पैसे घर के किराए और बिजली के बिल में ही खर्च हो जाते थे और जो बाकी बचते थे उससे घर का राशन आ जाता था। मगर जब से मैंने यहाँ पर काम कर रहा था, यहाँ पर मेरी तनख्वाह बहुत ही अच्छी थी। मैं मालकिन का ड्राइवर था, उन्हीं हर जगह पर लेकर जाने की ड्यूटी मेरी ही होती थी और उसके साथ साथ रात को मैं रोज़ाना उनकी टांगें दबाने के बाद घर जाता था और वो कहती थी कि तुम्हारे हाथों में जादू है। जब भी तुम मेरे टांगों को हाथ लगाते हो, मेरी टांगों के दबाते हो तो मुझे आराम और सुकून का एहसास होता है। और अब जब से मुझसे वो गलती हो गई थी और जब से मैंने मालकिन का ये काम शुरू करना किया था, तो वो जब से भी मैं उनका सामान उनकी मंजिल पर पहुंचाना था तो वो मुझे अज़ाफ़ी पैसे दे दिया करती थी, जिन्होंने देखकर मैं खुश हो जाता था और सोचता था कि इतना सा काम करने पर इतनी सी नींद की खराबी
पर वो इतने सारे पैसे देने पर तैयार है। अगर मुझे इतने पैसे हासिल हो जाते हैं तो मैं नुकसान में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल, बल्कि इससे तो मेरा फ़ायदा है। और अब तो मैं जब भी उनकी टांगें दबाता हूँ रोज़ाना ही मुझे पैसे देती थी। पिछले कुछ दिनों से मालकिन की हरकतें बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गई थी। वो रोज़ाना मुझे एक वीरान सी जगह पर ले जाती जहाँ पर एक बिल्डिंग बनी होती थी, और वो मुझे बाहर गाड़ी में ही रुकने को कहती और फिर खुद उस कोठी के अंदर चली जाती। वहाँ पर और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ मौजूद थी। वहाँ पर बहुत से लोग आते थे और फिर वो भी उसके अंदर चली जाती और कितने घंटे गुजार कर बाहर आती थी। जब वो मुझे एक से दूसरे बार लेकर गई तो मैंने उस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया था। यूँ भी वो अक्सर पार्टी में जाया करती थी और अपनी सहेलियों के साथ भी वक्त गुजारा करती थी, मगर यहाँ पर आने वाले ज़्यादा तो आदमी होते थे और यहाँ पर किसी पार्टी के आसार भी नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसे ही में मालकिन का रोज़ाना यहाँ पर आना मेरी समझ से बाहर था। अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और जहाँ पर आज मुझे गाड़ी पार्क करने के लिए जगह मिली थी वो बहुत ही धूप की जगह थी। मुझे तक बहुत ही धूप आ रही थी। इतनी गर्मी में धूप पर बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। और अभी तक मैंने मालकिन को कॉल करके जब ये बात कही तो वो कहने लगी कि मैं उसका कोई हल करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर काफ़ी देर और रुकना था। और फिर जो चौकीदार ने आकर मुझे एक कमरे में बिठा दिया था, ये एक तकवनी कमरा था। यहाँ पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था और कोई भी मौजूद नहीं था। मैं हैरान और परेशान होकर उस कमरे में बैठा रह गया और सोचने लगा कि इतना बड़ा घर है और यहाँ पर ऐसे खामोशी का राज है जैसे यहाँ पर कोई मौजूद ही ना हो, जबकि अभी तो मैंने कितने लोगों को यहाँ पर आते हुए देखा था। उसके बावजूद भी पूरा घर यूँ साए साए की तरह कर रहा था जैसे कोई यहाँ पर मौजूद ही ना हो। ये बात मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाली थी। काफ़ी देर के बाद मालकिन मुझे लेकर घर आई। आज मालकिन ने मुझे रात को देर तक रुकने को बोला था। वो मुझे कहने लगी कि कुछ सामान है जो तुमने एक जगह पर पहुंचाना है और तुम एक ही दफ़ा छुट्टी करके घर चले जाना। उनकी बात सुनकर मैं खामोश सा हो गया था। उन्हें कहने लगा कि जैसा आप कहे। वो मुझे ये बात कहकर अपने कमरे में चली गई थी। उस वक्त माँ के मुझे कॉल आने लगी। वो कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर आओ, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। फिर मालकिन से छुट्टी लेने के लिए जब मैं उनके कमरे में आया तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाज़ा पर दस्तक दी मगर मालकिन दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। मैं हैरान रह गया कि इस वक्त मालकिन तो जाग रही होती है। तब जब भी उनके दरवाज़े पर दस्तक दी जाती तो वो फ़ौरन से दरवाज़ा भी खोल लिया करती थी, मगर आज वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी। मैं भी परेशान हो गया, कहीं उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं है। ये सोचकर मैं लॉन की पिछली तरफ आ गया था। मालकिन के कमरे की एक खिड़की की लॉन की तरफ खुलती थी और खुशकिस्मती से वो खिड़की आज भी खुली हुई थी। मैं उस खिड़की से कूदकर कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मेरा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया, क्योंकि मालकिन कमरे में कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, जबकि वो दीवार घर अलमारी जो उस कमरे में का हिस्सा थी वो अपनी जगह से हटी हुई थी और वहाँ पर एक खुला सा बन गया था। उसे देखकर तो मेरे हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया था और जब मैं उस खुले में दाखिल हुआ तो उससे आगे कमरा था। उस कमरे का दरवाज़ा भी आधा खुला हुआ था। मैंने ज़रा से झाँक कर कमरे की तरफ देखा तो वहाँ पर बहुत सारे नशे थे और मालकिन के साथ वहाँ पर एक शख्स भी था जो कि उस नशे के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वे दोनों गैर कानूनी काम कर रहे थे और ये इतना ज़्यादा नशा इस खुफिया जगह पर रखना ये गैर कानूनी काम ही था और वो शख्स भी बहुत ही अजीब सा था। और तभी मैंने देखा कि उस कमरे में भी एक और दरवाज़ा था जो शायद कहीं बाहर से खुलता था। इससे पहले कि वो लोग मुझे देख लेते, उनकी मुझ पर नज़र पड़ती, वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाते, मैं फ़ौरन से अपनी जगह से हट गया और खिड़की से दोबारा कूदकर बाहर आ गया। अब मैं ये सोच कर परेशान हो चुका था कि ये सब क्या हो गया था। मालकिन गलत काम कर रही थी क्या? वो ये अफराद के साथ मिली हुई थी?
या फिर और भी अनजाने में उनके साथ जुर्म में साथ मिलकर कर रही थी। इस सोच का आना ही मेरे लिए मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगा था। काफ़ी देर के बाद मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैंने उससे माँ की तबीयत खराबी का जिक्र कर दिया। मुझे कहने लगी कि अगर आज तुमने ज़रूरी एक जगह पर जाना था, चलो ठीक है, तुम अपनी माँ को लेकर अस्पताल चले जाओ, उसका काम के लिए किसी और को कह देती हूँ। और उनकी बात सुनकर मैं चौंक उठा था और सोचने लगा कि आज ही मेरे पास मौका है। आज ही अगर मैं मालकिन का पोल खोल दूँ, उनकी असलियत सब पर कर दूँ, तो ना सिर्फ मेरी उनसे जान छूट जाएगी, बल्कि वो करोड़ों बेगुनाह लोगों जिनकी मौत इस नशे से हुई है, उनकी ज़िंदगी भी बच जाएगी। माँ को अस्पताल में ले जाने के बाद, फिर उन्हें भी घर छोड़ने के बाद मैं पुलिस स्टेशन में चला गया और उन्हें सारी बात से आगाह किया। तो वो कहने लगे कि आप जिसका नाम ले रहे हैं वो बहुत ही बड़ा नाम है। वह एक सामाजिक कारकुन है, NGO और के साथ भी वो बहुत ही बड़ी कारोबारी शख्सियत भी है। आप जानते हैं कि अगर ये खबर झूठी निकली तो वो आप पर केस भी कर सकती है, आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। तब मैंने उन्हें कहा कि इस सब में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस खबर की तह तक खुद कर सकते हैं। और फिर जब रात को मालकिन अपने उस आदमी के हाथ सामान भिजवा रही थी, तभी वहाँ पर पुलिस ने रेड डाल दी और जब उन्होंने लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें नशे के साथ साथ बहुत ही अजीब का सामान था जो कि मालकिन किसी और को बेचा करती थी। और फिर मेरी भी दी गई मालूमात के मुताबिक जब उन्होंने मालकिन के कमरे की तलाशी ली तो वो खुफिया कमरे का खुफिया दरवाज़ा भी ढूंढ लिया गया था और वो तमाम नशे पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए थे और मालकिन को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। और मेरी हिफाजत के ख्याल से पुलिस ने मेरे नाम किसी के सामने नहीं लिया था। मालकिन आज भी इस बात से बेखबर है कि उनका राज कैसे फाश हो गया और पुलिस उन तक कैसे पहुंची। मैंने एक दफ़ा गलती कर ली थी मालकिन को ये काम करने की, मगर अब दोबारा मैं इस गलती को नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उन सब का सबूत पेश करके पुलिस को बता दिया था और इस अंजाम तक को पहुंच गया था। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।